हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा गॉस लॉ का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें पार्ट 3, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हमने अभी तक गॉस लॉ का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, और मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि उसमें हमने किया क्या है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है उसमें कि गॉस लॉ समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो वो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो वो जो हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 के एंड तक हमने इस वाले केस के लिए, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लैट सरफेस, इस केस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, आप जस्ट एंड में पार्ट 2 के एंड में आप इसके लिए हमने जो डिराइव किया है फॉर्मूला, वो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गॉस लॉ के लिए जब आपको फ्लक्स निकालना होता है या गॉस लॉ यूज करना होता है, तो जनरली ये केस ज्यादा रियल लाइफ सिचुएशन में, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम में आपको ये केस ज्यादा नहीं नजर आता। ठीक है, जनरली जो केस नजर आता है, जनरल केस जो होता है वो ये नजर आता है। ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूं कि 4 केसेस हमारे सामने आते हैं। पहले हमने क्या किया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और फ्लैट सरफेस लिया है। ठीक है, और ओपन सरफेस लिया है। उसके थ्रू हमने फ्लक्स जो है वो हमने डिराइव करना सीखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या आता है कि फील्ड तो अभी भी यूनिफॉर्म है, लेकिन मान लो कर्व्ड सरफेस है, तो वो भी मैंने लास्ट में आपको हिंट दिया है कि अगर ऐसा केस होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग इसका फॉर्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो मैंने आपको पार्ट 2 के एंडिंग में मैंने ये थोड़ा सा हिंट दिया है इसके बारे में। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो वहां पे। तीसरा केस जो होता है वो क्या होता है कि फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन सरफेस जो है वो फ्लैट है। ठीक है, तो वो केस जो होता है वो जनरली ये जो केसेस है वो जनरली उनका जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हम फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, इसका भी नहीं निकालेंगे। बताता हूं क्यों। जो फोर्थ केस है, ठीक है, ये सबसे जनरल केस है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और कर्व्ड सरफेस है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। रीजन इज दैट कि इसके लिए जो हम जनरल केस के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, वो फॉर्मूला यूज करके इस केस के लिए भी सॉल्व कर सकते हो आप गॉस लॉ, इसके लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो और इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अगर हम जनरल केस से इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं तो फिर इसके लिए हमने 2 वीडियोस लगा के फॉर्मूला क्यों डिराइव किया। ठीक है, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो, और आया तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो जनरल केस जो हमको सॉल्व करना है, उसके लिए हमको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अगर मान लो ये फॉर्मूला नहीं निकाला होता तो हमको वहां पे आपको समझ नहीं आता कि हम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो ये वाला, मान लो हमने ये नहीं निकाला तो आपको पता नहीं चलता ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, जो हम यूज करते हैं वहां पे, तो वो आपको समझ आए कि ये फॉर्मूला हमने क्यों निकाला। ठीक है, तो उसके लिए निकाला कि ये फॉर्मूला हमको इसमें यूज करना है, इसका फॉर्मूला निकालने की प्रोसेस में हमको इसका फॉर्मूला चाहिए था। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे जब हम एक्चुअली इसके लिए निकालेंगे, इस केस के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले को। ठीक है, इसका हमें कोई यूज नहीं करना है कहीं भी। ठीक है, तो इसलिए इनका अलग से करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका जब हम निकालेंगे तो फिर इस केस के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा और इस केस के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज है इस वीडियो में। दूसरी चीज क्या है कि आपको इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक्चुअली निकालना, वो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना, ठीक है,
मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दो नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म, उसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो एरोज के माध्यम से तो मैंने बताया ही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसका क्या मतलब है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता माइंड में, तो ये माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए हम लोग निकालेंगे ये फॉर्मूला, जो जनरल फार्मूला हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म इसके लिए हमने निकाल चुके हैं, तो आपको ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग इसके लिए स्टार्ट करेंगे। एक बार वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस बता देता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस केस को लेकर। एक्चुअली में इस केस को नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक केस लेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे। पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस। ओके, सो आप ये बना सकते हो ये केसेस। ठीक है, ठीक है, आप पॉज करके इनको बना सकते हो। डायग्रामेटिकली अगर हमको दिखाना है तो हम इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी मतलब हम दिखा सकते हैं, बस वो रेगुलर पैटर्न में नहीं दिखाते। ठीक है, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, उसको हम वेक्टर से डिनोट करते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मान लो कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, अब किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ओके, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सेम होता है। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड √4² प्लस 3² प्लस 1²। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा 4 4 16 प्लस 9 प्लस 1 √। तो ये आएगा 16 25 प्लस 1 26 √26। इसको हम और रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 26 है तो 13 × 2 होता है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो √26 ही रहेगा। सो √26 इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकला। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है कि स्पेस में जिस जिस पॉइंट पे उसने डिस्टॉर्ट किया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है कि स्पेस में वो डिस्टॉर्शन करता है। ठीक है, कोई भी चार्ज होता है उसके आसपास वो स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है और उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जहां तक वो डिस्टॉर्ट करता है वहां तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं। ठीक है, जनरली इनफाइनाइट एक्सटेंट तक होता है, लेकिन बाद में जो डिस्टॉर्शन है थोड़ी दूरी के बाद वो नेग्लिजिबल होता जाता है। वहां भी डिस्टॉर्शन होता है, मतलब इनफाइनाइट कोई भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैला होता है। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या है, वो डिस्टॉर्शन इतना नेग्लिजिबल हो जाता है कि हम लोग उसको 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप कमेंट करके बताइए अगर आपको इतना ही डिटेल में, जितना डिटेल में मैं गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा हूँ, अगर उतना ही डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब जो जैसे मैं ये बता रहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर √26 है, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी
वो 5 पॉइंट समथिंग होगी √26 की वैल्यू, क्योंकि √25 5 होता है तो √26 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो उसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, वो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, हर जगह जहाँ जिस भी स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है हर पॉइंट पे। ठीक है, कुछ पॉइंट पे सेम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर पॉइंट पे अलग अलग। अगर मान लो वो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, और अगर वो मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलग अलग होता है हर पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर मान लो इस पॉइंट पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √26 है, तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉइंट पे भी √26 होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह √26 उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम ऐसे नहीं बता सकते कि अगर इस पॉइंट पे √26 है तो इस पॉइंट पे √50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू, कुछ भी अलग वैल्यू या सेम भी हो सकती है। लेकिन जनरली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ही वैरायटी ऑफ इन्फाइनेटली मेनी वैल्यूज होती है उसकी। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल डिफरेंस है। ठीक है, और उसको डिनोट हम लोग इस तरीके से करते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म दिखाते हैं और इसको यूनिफॉर्म के लिए ये यूज़ करते हैं नोटेशन। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लियर हो गया होगा। अगर डिटेल में आपको अगर जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन इस वीडियो का जो टॉपिक है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि फोर्थ, वो जो यहाँ पे जो मैंने बनाया था, ठीक है, फोर्थ केस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व्ड सरफेस, उसके लिए हम लोग डिराइव करेंगे फार्मूला। लेकिन अब हम थोड़ा रियलिस्टिक, क्योंकि रियल सिचुएशन में क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस ऐसे ओपन नहीं होता, कर्व्ड सरफेस तो कर्व्ड होता है लेकिन वो क्लोज सरफेस होता है। तो हम लोग एक रियलिस्टिक सिचुएशन लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी एक इर्रेगुलर शेप का कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ओके, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इर्रेगुलर शेप का एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर ये सरफेस है, ये पूरा सरफेस है इसके ऊपर, मतलब ये इस तरीके से पूरा एक 3 डायमेंशनल इर्रेगुलर टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो इसके अंदर कुछ चार्ज है, मान लो इसके अंदर कुछ चार्ज है। ओके, और उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ओके, जनरली इसको, ये जो एरोज होते हैं, ये एरोज अगर लंबे लंबे होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इस तरह से दिखाते हैं। बट मैं वो अभी वो पिक्चराइजेशन नहीं कर रहा हूँ इसका, जस्ट इन जनरल मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है जो इसके अंदर कुछ चार्ज है। ठीक है, ये बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, पूरी तरह से क्लोज्ड है, बॉल की तरह, इस बॉल की तरह, बस वो इरेगुलर है, इससे इसके जैसा स्फीयरिकल नहीं है। ठीक है, और ये जो मैंने दिखाया ये ऊपर वाला सरफेस है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ठीक है, हर जगह से, मतलब ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, पीछे भी जा रही है। ठीक है, पूरे मतलब यहाँ से इसके अंदर चार्ज है और इसके बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है हर जगह से। ठीक है, आगे से, यहाँ से, पीछे से, हर जगह से। ठीक है, ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, हमको निकालना है इस सरफेस में से, ये जो क्लोज सरफेस है इसमें से फ्लक्स कितना पास हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस में से टोटल कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब यहां से भी होंगी हर जगह से।
ठीक है, तो वो हमको गिनना है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो कि ये जो सरफेस है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे यहां पर अगर मैं वो वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं पार्ट 2 वाला, तो यहां पर जो है वो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। हमेशा मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर, जहां से ये फील्ड निकल रही है, वो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे आपने कुछ फ्लक्स निकाला, ठीक है, ये कुछ थीटा है। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल जो है वो कम हो गया, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। अब वो थीटा एंगल जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम एंगल है, यहाँ पे भी कम एंगल है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है यहाँ से, यहाँ पे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 हो गया, और भी कम होके 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, यही मैंने आपको 2 डायमेंशन में बताया था पार्ट 2 के एंडिंग में, ठीक है, कर्व्ड सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब फील्ड की वैल्यू, अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो उसकी वैल्यू इस पॉइंट पे जितनी है उतनी इस पॉइंट पे होती, उतनी इस पॉइंट पे, और उतनी ही इस पॉइंट पे, और उतनी ही इस पॉइंट पे। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू भी अलग अलग है, ठीक है। तो अब सिर्फ प्रॉब्लम थीटा का नहीं है, अगर थीटा मान लो कहीं पे सेम भी हो लेकिन फील्ड की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, उस वहां पे, तो फिर ये एक प्रॉब्लम आ गया। वहां उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनके सामने एक प्रॉब्लम है कि इसका ऐसे इरेगुलर शेप में से अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है तो हम लोग फ्लक्स कैसे निकालेंगे। इसको बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, क्यों, और उसका हिंट जो मिला वो इसी में मिला कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग है। तो मान लो कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालें और उसको सम कर दें तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो तरीका था निकालने का कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें, ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक बहुत ही इंजीनियस आइडिया, जो एक जीनियस आइडिया उन्होंने इसमें लगाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि मान लो कि हम क्या करेंगे, कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स, मतलब ये कि बहुत ही छोटे एरियाज हम लेंगे उसके ऊपर। जैसे कोई सरफेस है, जैसे मान लो कोई एक कर्व्ड सरफेस है, जैसे मान लो ये एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये एक कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड पेज की तरह है, ठीक है, कर्व्ड पेज है, ये पेज का सरफेस है, ठीक है, पेज पे इस तरह से लाइंस होती है, ओके, ये कर्व्ड पेज का सरफेस है। यहाँ मैं आपको एक बुक से ही दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हम एक इमेजिन करते हैं कि हम इस कर्व्ड सरफेस पे बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स लेंगे, एक से मतलब एक दूसरे को टच करते हुए, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये सरफेस है, इसको हमने, मान लो ये आगे वाला सरफेस है यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर हमने एक इस तरह से एलिमेंट ले लिया, और फिर इसके नीचे जो होगा दूसरा एलिमेंट, ये ऐसे एलिमेंट्स ले लिए हमने बहुत सारे, ठीक है, रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है, जनरली इसको रेक्टेंगुलर ही कर देते हैं। इस तरह से रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स हमने ले लिए बहुत सारे, ठीक है।
अब सवाल ये है कि ये एलिमेंट्स कितने छोटे लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई एक कर्ड सरफेस, जैसे यही एक कर्ड सरफेस है, अब एलिमेंट कितना छोटा लेना है कि इतना छोटा लेना है कि वो जो कर्ड सरफेस का जो कर्वनेस है वो खत्म हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हमारी अर्थ का जो सरफेस है, आपको पता है अर्थ एक कर्ड सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो कर्व्ड है, लेकिन हमारे घर में जो टाइल्स लगी होती है वो कर्व्ड नहीं होती, वो स्ट्रेट होती है। तो वो स्ट्रेट कैसे लग जाती है? क्योंकि टाइल्स का जो जितना छोटा एरिया होता है वो एक्चुअली फ्लैट होता है, ठीक है। कर्ड सरफेस के ऊपर बहुत ही छोटा अगर आप एरिया लेते हो तो वो फ्लैट नज़र आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, 2 डायमेंशन में एक सर्कल बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल का एक पार्ट ले लेता हूँ, इतना बड़ा पार्ट, ठीक है। अब ये पार्ट देख के आप बता पाओगे, किसी को भी अगर मैं पूछूं कि ये पार्ट किस चीज़ का है, तो वो बता देगा तुरंत देखते ही कि ये सर्कुलर, मतलब ये तो नहीं पता कि पूरा था या नहीं, लेकिन ये एक सर्कल का पार्ट था, ठीक है, ये एक सर्कल का पार्ट है, ऐसा वो बोल सकता है कि यहाँ से एक कुछ सर्कुलर चीज़ जा रही थी। लेकिन मान लो अगर मैं इसको और छोटा करूँ, अब भी ये सर्कल का पार्ट लग रहा है कि ये सर्कल हो सकता था, लेकिन मान लो ये, ठीक है, अभी भी ये सर्कल का पार्ट लग रहा है, लेकिन मान लो अगर मैंने इसको और छोटा कर दिया, अब इतना छोटा कर दिया, अब आप नहीं बता सकते ये पहले क्या था। मतलब ये अब पहले स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और एक सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। मतलब अब आप नहीं बता सकते ये किसका हिस्सा था, मतलब सर्कल का हिस्सा है, मतलब पहले इसके थ्रू सर्कल जा रहा था या इसके थ्रू एक लाइन जा रही थी या एक कर्व जा रहा था, ओपन कर्व, आप कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो इतना छोटा उसको कर दिया कि अब उसका कर्वेचर खत्म हो गया, अभी भी है कर्वेचर लेकिन इतना कम है कि आप उसको खत्म हो गया ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो हमको जो एलिमेंट्स इसको डिवाइड करना है ऐसे एलिमेंट्स में, रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स में, वो इतने छोटे कर देने एलिमेंट्स दैट एक एलिमेंट जो है वो फ्लैट लगे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो एलिमेंट है ये मान लो ऐसा है और इसके बाजू वाला एलिमेंट ऐसा हो सकता है, इसका मतलब इसका जो फेस है वो इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरे का, उसके बाजू वाले का फेस थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन वो पूरा फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। इतना छोटा कर देना है हमको, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एलिमेंट ऐसा, दूसरा एलिमेंट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा एलिमेंट फ्लैट होना चाहिए, इतना छोटा लेना है, ठीक है। ये पहली चीज़ करनी है, ठीक है। अब सारे एलिमेंट्स जो है आप देख सकते हो इसके सरफेस पे जितने भी हम एलिमेंट्स लेंगे वो सारे फ्लैट होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, जैसे ये कर्व है, ठीक है, इसको साइड से देख रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स इस तरह से हमको लेने हैं ताकि वो फ्लैट हो जाए। अब आप देखो ये एलिमेंट, इसका एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इस एलिमेंट का ऐसे होगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं यही एरिया वेक्टर यहाँ पे सुपर इम्पोज करूँ तो एंगल अलग है, ठीक है, लेकिन वो पूरे एलिमेंट पे सेम होना चाहिए। मतलब पूरे एलिमेंट पे अगर आप एरिया वेक्टर लो तो वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए पूरे एलिमेंट में, इतना छोटा एलिमेंट लेना है। अब ऐसा हो सकता है कि इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इस वाले एलिमेंट का एरिया वेक्टर ऐसा हो, ठीक है, लेकिन वो पूरे एलिमेंट में जहाँ भी आप एरिया वेक्टर लोगे वो वैसा ही मिलना चाहिए, उसी डायरेक्शन में। मतलब उस एलिमेंट में अगर एक एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो सारे इसी डायरेक्शन में मिलने चाहिए, इतना छोटा वो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट एरिया वेक्टर का एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने सामने वाला हिस्सा लिया है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया ये साइड वाले हिस्से से जाती हुई दिखाई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ से बाहर आ रही है, तो एलिमेंट इतना छोटा भी होना चाहिए साथ साथ, मतलब एक तो इतना छोटा होना चाहिए कि वो फ्लैट हो जाए
और दूसरा ध्यान आपको क्या रखना है कि इतना छोटा हो कि पूरे एलिमेंट पे पूरा जो वो इन्फाइनेटेसिमल एलिमेंट बोलते हैं इसको टेक्निकली, ठीक है, इन्फाइनेटेसिमल जो एलिमेंट है उस पूरे एलिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए इस पूरे एलिमेंट में। जैसे मान लो इस पूरे एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 वोल्ट पर मीटर, इस एलिमेंट में 6 वोल्ट पर मीटर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे 4 वोल्ट पर मीटर है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो फिर उसको और छोटा करना है। अगर ऐसा मिल रहा है आपको देन उसको और छोटा करते जाना है, इतना छोटा करते जाना है कि पूरे एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। एलिमेंट टू एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट में, एक ही छोटे से रेक्टेंगुलर एलिमेंट में उसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसको बस इमेजिन करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसको बस इस तरह से इमेजिन करना है कि हर एक एलिमेंट इतना छोटा कर दिया हमने कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हर एक एलिमेंट में वो एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन पूरे एलिमेंट में कांस्टेंट है। और इतना, और मान लो आपने कुछ एक पर्टिकुलर साइज का कर दिया एलिमेंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, लेकिन अभी भी वो फ्लैट नहीं हुआ, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा कर्वेचर है, अब जैसे ये यहाँ पे अगर आप एलिमेंट लोगे तो इसको बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा इसको फ्लैट बनाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी जहाँ पे फ्लैटनेस है वहाँ पे आपको ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर एक एलिमेंट की जो साइज होगी वो भी अलग अलग होगी, ठीक है, वो कहाँ पे है उसके हिसाब से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन कोई करता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एकेडमिक्स में, स्कूल में, क्लासेस में, कि वो इतना डिटेल में बता सके, ठीक है। तो आपको ध्यान से बहुत ही स्लोली इसको देखना पड़ेगा, आपको वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा पीछे करके, ठीक है, इसको समझने के लिए, क्योंकि यही क्रक्स है इसको, फ्लक्स को समझने का और गॉस लॉ को समझने का, ठीक है। और ये टेक्निक हर जगह यूज़ होगी, जहाँ भी आप इंटीग्रेशन यूज़ करोगे वहाँ पे ये टेक्निक, एक्चुअली ये थियरी है पूरी इंटीग्रेशन की, ठीक है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंटीग्रेशन की थियरी पे, ठीक है। रीमान थियरी ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, कुछ लोग राइमन थियरी ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, तो उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इतना छोटा कर देना है, अब वो छोटा कितना करना है वो भी डिपेंड करेगा वो एरिया एलिमेंट आप कहाँ पे ले रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया अगर बहुत ज़्यादा कर्वेचर है तो उसको और बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा उसको फ्लैट करने के लिए, लेकिन जहाँ पे कर्वेचर कम है, जैसे ये एरिया है, ये एरिया है, वहाँ पे ये तो पूरा फ्लैट ही है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो यहाँ पे ज़्यादा छोटा बस। लेकिन मान लो कि आप थोड़ा सा छोटा कर दिया और फ्लैट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखनी पड़ेगी कि वो यूनिफॉर्म हुई या नहीं पूरे एरिया में, अगर वो नहीं हुई तो फिर और छोटा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये छोटा करते हुए इतना छोटा कर देना है कि दोनों चीज़ें हो जाए, एक तो वो जो बहुत ही छोटा जो एरिया एलिमेंट है वो फ्लैट हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। आई होप ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो हमने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनेटेसिमल एरिया एलिमेंट्स में, ओके। अब क्या करेंगे, अब आप देखो हर एक जो एरिया एलिमेंट है वो एक ओपन सरफेस है, आप देख सकते हो, और एक फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस में से अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एरिया एलिमेंट को साइड से देखने पे कैसा दिखेगा। ये एरिया एलिमेंट इस तरीके से दिखेगा, फ्लैट हो गया है, ठीक है। इसके बाजू वाला ऐसा हो सकता है, इसके इस बाजू वाला भी ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन ये एक एरिया एलिमेंट अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। मैंने बीच में गैप रखी है, एक्चुअली गैप नहीं होगी लेकिन मैंने आपको अलग दिखाने के लिए थोड़ी गैप रखी है, ठीक है। अब आप देखो साइड से देखने पे ऐसे दिखेंगे ये सारे एरिया, यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक एरिया एलिमेंट में यूनिफॉर्म है,
तो मतलब इस एरिया एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है। इस एरिया एलिमेंट में मान लो ऐसे है, तो वो पूरे एलिमेंट में ऐसी ही होगी यूनिफॉर्म। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे अलग है इस एरिया एलिमेंट में, इस एरिया एलिमेंट में अलग है, और यहाँ भी अलग हो सकती है। ओके, लेकिन पूरे एरिया एलिमेंट में सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी, यहाँ भी हर पॉइंट पे सेम होगी, यहाँ भी हर पॉइंट पे, लेकिन एलिमेंट टू एलिमेंट इन दो एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकती है, इन दो में अलग हो सकती है, ठीक है। इतना छोटा हमने कर दिया। अब क्या करना है, जैसे वो फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पार्ट 2 के एंड में किया था, ठीक है। आप देख सकते हो वही सिचुएशन आ गई। तो इस एलिमेंट के लिए हमको वो फॉर्मूला यूज करके फ्लक्स निकालना है इस एलिमेंट का, ठीक है। फिर इस एलिमेंट का फ्लक्स निकालना है, फिर इस एलिमेंट का फ्लक्स निकालना है, ऐसे करते करते हर एक एलिमेंट का फ्लक्स निकालना है, ठीक है। एक्चुअली नहीं निकालना है, हमको इमेजिन करना है कि हमने निकाल दिया। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो हमने पहले एलिमेंट के लिए, अब मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है। इसका मैंने आपको साइड व्यू दिखाया है थोड़ा सा बड़ा करके। अब मान लो ऐसा एक एलिमेंट, इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इन्फाइनेटिशन, बहुत ही स्मॉल लेवल पे ये चीज़ें चल रही है। अब मान लो कि इस एलिमेंट को मैंने बोल दिया, बहुत ही छोटे जो एलिमेंट है, ठीक है, एरिया एलिमेंट्स। ये बेसिकली क्या है, एक एरिया होगा, उसका फ्लैट एरिया होगा, ठीक है। मतलब ऐसे फ्लैट एलिमेंट्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। एक एलिमेंट ऐसे, फिर एक ऐसे, एक ऐसे, इस तरह से। मतलब ये मैंने आपको ऐसे साइड से दिखाया है, इस तरह से एलिमेंट्स होंगे वो पूरे सरफेस के ऊपर, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक एलिमेंट है एरिया एलिमेंट, उसको मैंने बोल दिया मान लो डेल्टा A1, ओके। ये एलिमेंट को बोल दिया डेल्टा A2, ये एलिमेंट को बोल दिया डेल्टा A3 एंड सो ऑन। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो अप टू डेल्टा AN। मान लो n एलिमेंट्स है, ठीक है, कुछ एक नंबर होगा उनका, ठीक है। तो उनको हम मैंने एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। और मान लो उन एरियाज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है E1, इसमें E1 है, इसमें E2 है, इसमें E3 है, और फिर सो ऑन अप टू EN, अलग अलग है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस एरिया एलिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इसमें हो, ठीक है। लेकिन हम बहुत ही जनरल केस ले रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग ही है, ठीक है। अगर वो सेम होगा तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है, दोनों को हम सेम लेके। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, एक बहुत ही वर्स्ट केस सिनारियो, मतलब जनरल केस सिनारियो के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मूला आप याद करो जो हमने पार्ट 2 में निकाला था, ठीक है। क्या था वो फॉर्मूला, फाई E इज इक्वल टू E डॉट A, ठीक है। फ्लैट सरफेस के लिए हमने ये निकाला था फॉर्मूला, ठीक है। अब यही फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब मान लो इस सरफेस से, क्योंकि इस सरफेस का एरिया मैंने बोला डेल्टा A1 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1, तो इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा फाई, इसको बोल देते हैं φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 डॉट डेल्टा A1, ओके। देन φ2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2, ये इसका, ठीक है, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो φ3 इज इक्वल टू E3 डॉट डेल्टा A3, और फिर अप टू सो ऑन। बहुत सारे अगर हमारे एलिमेंट्स हैं तो φn इज इक्वल टू En डॉट डेल्टा AN, या I से डिनोट कर सकते हैं, φi इज इक्वल टू EI डॉट डेल्टा AI, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट्स का फ्लक्स अगर हम सम कर दें तो हमको टोटल फ्लक्स, अब इसको φ1 की जगह पे हम डेल्टा φ1 लिखते हैं ट्रेडिशनली, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा फ्लक्स है। बहुत ही छोटी चीज़ों को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं।
बहुत ही जो इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल चीज़ें होती है उनको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा फाई आई इज इक्वल टू ई आई डॉट डेल्टा ए आई, ठीक है। अब ये सारे जो फ्लक्स, छोटे छोटे फ्लक्स है हर पॉइंट पे, हर एलिमेंट के, उन सारे एलिमेंट्स के फ्लक्स को अगर हम सम कर दें तो हमको क्या मिलेगा, जैसे डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा फाई एन तक ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने E1 E2 डेल्टा एन लिया है तो यहाँ पे एन ही लेते हैं। वो फिर आई नोटेशन में बताता हूँ क्या होता है। इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 प्लस सो ऑन अप टू En डॉट डेल्टा AN। ओके, इस तरीके से सारे फ्लक्सिस को हमने सम कर दिया सभी एलिमेंट्स के पूरे सरफेस पे, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में सिग्मा नोटेशन में हम लिख सकते हैं। अगर आपको सिग्मा नोटेशन के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सिग्मा नोटेशन में क्या होता है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n डेल्टा फाई आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n ई आई डॉट डेल्टा ए आई, ठीक है। मतलब ये कि सिग्मा सम करना है कहाँ से, 1 से लेके n तक, किसका सम करना है, जहाँ पे वो आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा फाई 1 के लिए होगा डेल्टा फाई 1, फिर डेल्टा फाई 2, ये कॉम्पैक्ट वे में लिखते हैं हम, ये पूरा ना लिखना पड़े इसलिए कॉम्पैक्ट वे में हम ये समेशन, इसको समेशन नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये समेशन नोटेशन में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो है वो एक्चुअल चीज़ स्टार्ट होगी। ओके, तो अभी मैं पार्ट 3 यहाँ तक ही रख रहा हूँ क्योंकि आपको 2-3 बार इसको समझने के लिए इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे कि इसके आगे हम कैसे निकालेंगे पूरे उसका फ्लक्स, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि बहुत सारे देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी जब हो जाएंगे वो एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स को सम करना इम्पॉसिबल है, तो फिर हम कैसे हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक होगा अगले वीडियो का कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स का एक एक फ्लक्स निकालने जाएंगे तो हम लोग कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स का फ्लक्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि हम लोग इनको एक्चुअली सम किए बिना, इतने सारे एलिमेंट्स को कौन सम करते बैठेगा, ठीक है। देयर आर इनफाइनली, मतलब अगर इतना बड़ा भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर मान लो इतना बड़ा भी ऑब्जेक्ट है लेकिन इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम आप कैसे करोगे, ठीक है। हर एक का फ्लक्स निकाल के कैसे सम करोगे, ठीक है। हर एक का आपको एरिया भी पता होना चाहिए डेल्टा ए, ठीक है। हर एक का एरिया पता होना चाहिए क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है तो एरिया तो सेम ही होगा हर जगह, एरिया वेक्टर भी सेम होगा, लेकिन इसका एरिया कैसे निकालोगे, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है इसको सॉल्व करना। तो एक और तरीका निकाला, ठीक है, यहाँ भी रीमान थियरी ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ होगा और आप देखोगे कि कितना सिंपल हो जाता है वो टेक्निक यूज़ करके, ठीक है। तो वो टेक्निक हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के में इतना ही है। थैंक यू।